मोहतरमा शीला रेड्डी की किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना में रतन भाई की डिटेल्स में ये पता चलता है कि उन्हें अपनी कम उम्री से ही किताबें पढ़ने का जुनून था। उन्हें इश्क था कि वो यूरोप के उन तमाम बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ें और पोइट्स को पढ़ें जो यूरोप में अपने अल्फाजों का डंका बजा चुके थे। जिस वक्त रती भाई की मुलाकात मोहम्मद अली जिन्ना से हुई तो वक्त के साथ साथ उनको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी वेस्ट के ऑथर्स में पढ़ा है, वेस्ट की किताबों में पढ़ा है, वेस्ट के ऑथर्स की नज़र में जो जो हीरोज़ थे, पोइट्री के जो जो हीरोज़ थे, वो तमाम की तमाम पर्सनैलिटी के खाके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाकर जुड़ जाते हैं और हल्के हल्के रत्ती बाई मोहम्मद अली जिन्ना के इश्क में मुब्तला होती ही चली गईं। यानी उनके ख्वाबों का शहजादा जो कि किताबों के अंदर था वो निकल के इनके सामने आके खड़ा हो चुका था। रत्ती के करीबी दोस्तों में अपने वक्त की बहुत मशहूर खातून सरोजनी नायडू की बेटी पद्मा झा थी और ये पद्मा झा और रत्ती ये इतनी क्लोज फ्रेंड्स थी कि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ अपने राज व नियाज शेयर किए हुए थे। मगर मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत का ये मामला उन्होंने पद्मा झा से भी छुपा के रखा और ये राज उनकी अपनी ज़ात तक ही हमेशा महदूद रहा, उस वक्त तक जब तक कि एक तकरीब होटल में मुनक़िद नहीं की। यानी रत्ती के हाल दिल का ये राज एक अरसे तक रत्ती के अपनी पर्सनल ज़ात के अंदर ही महदूद रहा। वैसे तो सर दिनशा पटेल एक बहुत ही लिबरल आदमी थे। ये इतने ज़्यादा लिबरल थे कि बैनुल मज़ाहिब शादी पे यकीन भी रखते थे। बैनुल मज़ाहिब शादी से मुराद है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में एक दूसरे से जो शादी करते हैं, निकाह करते हैं और घर बसाते हैं, उनको ये फ्रंट पे और बैक पे दोनों तरफ से सपोर्ट करते थे। उस ज़माने में रतन जी टाटा भाई नामी एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन जो कि पारसी बिजनेसमैन थे, उन्होंने यूरोप जाके सुजन नामी एक फ्रांसीसी लड़की से शादी की और इस फ्रांसीसी लड़की को लेकर वो भारत आए और यहाँ पर आके बस गए। बाय द वे मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो फ्रांसीसी खातून थी सुजन, ये उस वक्त के इंडिया की पहली खातून थी जो यूरोप में जिन्होंने शादी की और फिर वहाँ से बाकायदा भारत आकर बसी थी। ये पहला मौका था, इससे पहले कोई भी गोरी यूरोप से शादी होकर यहाँ पर आके नहीं बसी थी। बहरहाल तो इस सुजन को इस पारसी पंचायत ने, जो पारसियों की कम्युनिटी थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। इवन रतन जी दादा भाई टाटा की भी उन्होंने बाइकाट कर दिया था। सर दिनशा पटेल जो कि बैनुल मज़ाहिब शादियों के बहुत हक में होते थे, इन्होंने हस्बे आदत, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे ये अदालत में, कोर्ट में किसी के ऊपर भी केस ठोक देते थे, हस्बे आदत इन्होंने अपनी ही पारसी कम्युनिटी की पंचायत के ऊपर केस ठोक दिया, अदालत चले गए। इस किस्म के तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दोस्त सर दिनशा पटेल से एक सवाल किया कि आप बैनुल मज़ाहिब शादियों के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं। सर दिनशा पटेल ने इस बात का जवाब हस्बे आदत बहुत ही मुस्बत दिया। मोहम्मद अली जिन्ना इसी जवाब के इंतज़ार में थे। जैसे ही सर दिनशा पटेल ने इस बैनुल मज़ाहिब शादी के हक़ में दलील के साथ बात की तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अगला सवाल इनके ऊपर दाग दिया और वो सवाल था, तो फिर मैं आपकी बेटी रत्ती से शादी करना चाहता हूँ। सर दिनशा पटेल ने जो कि एक अमूमी अंदाज में जवाब दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना के इस दूसरे सवाल पर वो सटपटा गए और ये सवाल इनके ऊपर बहुत ही भारी था। बहुत ही नरम मिजाज, धीमे मिजाज सर दिनशा पटेल, एक लिबरल आदमी जो कि लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, वो बरहम हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत गुस्से से, बहुत बेढंगे अंदाज में मना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना भी इनके इस गैर महज़्ज़ब रवैये की वजह से खामोश हो गए और वहाँ से उठ गए।
1913 यानी 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल पजीर हो चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया था। इस मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर था लखनऊ में और मोहम्मद अली जिन्ना अब इस साल यानी दिसंबर 1916 में इसके सालाना इजलास में उन्हें लखनऊ जाना था। दिसंबर 1916 में इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना कन्वेंशन लखनऊ में मुनक्किद होना था, तो मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए ताकि वहाँ पर उसकी सदारत कर सकें। इसी दिसंबर 1916 में रत्ती बाई ने अपनी फुप्पो खामा बाई को पकड़ा और उनको लेकर पहुँच गई लखनऊ ताकि मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी तरह कायल किया जा सके। मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने वहीं लखनऊ में बड़ी मुश्किल से दोबारा कायल किया और उनको अपने साथ मिला लिया। पीछे बैक सपोर्ट थी उनकी फुप्पी की खामाबाई पटेट की। और इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और रत्ती की दोबारा मुलाकातें शुरू हो गई। अगले 2 माह के बाद यानी 20 फरवरी 1917 को रत्ती की सालगिरह होनी थी। वो 17 साल की होने वाली थी और हमेशा की तरह हर साल उनकी सालगिरह मुनक्किद होती थी। 1903 में कायम होने वाले इसी ख़ानदान की एक तरीके से मिल्कियत उस ताज होटल की, वो ताज होटल जो कि बम्बई अटैक के मामले में बहुत मशहूर हुआ, इसी होटल के अंदर ही रत्ती की 17वीं सालगिरह मुनक्किद होनी थी। और इस बार ये बड़ी धमाकेदार किस्म की सालगिरह थी जिसके असरात आज भी तारीख की किताबों में बिखरे हुए। बम्बई का ये ताजमहल होटल रत्ती और जिन्ना की मोहब्बत में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है कि रत्ती और जिन्ना की जो निजी ज़िंदगी थी उसके अंदर इसके बार बार जिक्र आते रहते हैं। इसीलिए बम्बई अटैक के बाद ताजमहल होटल के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसकी यादें तो मोहम्मद अली जिन्ना से और रत्ती जिन्ना से जुड़ी हुई थी, तो आपने इस पे अटैक क्यों करवाया। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, मगर ये ताजमहल होटल मौजूदा मुंबई का ये बहुत इम्पोर्टेंट है मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनल लाइफ से, पर्सनल हिस्ट्री के साथ। आज 20 फरवरी 1917 है और बम्बई के इसी ताजमहल होटल में बम्बई के फूल की 17वीं सालगिरह है जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम इसमें इनवाइटेड हैं। हुआ ये मोहम्मद अली जिन्ना की अचानक आमद यहाँ पर सबके लिए सरप्राइज था, ख़ास तौर पे सरदिनशा पटेट के लिए। रत्ती जिन्ना जो कि उस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, वो खुद आगे बढ़ी और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ थामा और उनको लेके मरकज़ी स्टेज पर ले आई। उन्होंने वो नशिस्त जो कि इनके वालिद सरदिनशा पटेट के साथ ही बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर उनको बिठाया और सरदिनशा पटेट जो कि उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये जो खाली कुर्सी है ये किसके लिए मखसूस की गई थी, मुख्तस की गई थी, बहुत सरप्राइज थे। उस ज़माने में पोलैंड का एक फेमस म्यूजिशियन गुजरा था, फेडरेक। इस बम्बई के फूल की इस खूबसूरत तकरीब के अंदर उसकी वो खूबसूरत धुन के ऊपर उस फेडरेक का गाना गाया जा रहा था जो ये था। सो डीप इज़ द नाइट। हल्की हल्की इस मौसीकी के साथ इस खुशगवार माहौल के अंदर किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि रत्ती जिन्ना अब पूरी की पूरी महफिल क्या सरप्राइज़ देने वाली हैं। वो अपनी सीट से उठी और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ पकड़ के उनको मरकज़ी जो माइक था वहाँ पर लेकर आई और उन्होंने इस पूरी महफिल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं और जे शादी करने वाले हैं। तमाम मेहमानों को जिस वक्त मुतवज्जे करके ये ऐलान किया गया, उस वक्त किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि ये भी हो सकता है।
इवन जो उनकी हमराज थी पद्मा झा, उनकी सहेली, उनकी बचपन की दोस्त, वो भी सटपटा गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर दिनशा पटेट की हालत क्या होगी उस वक्त। अब तक मिस्टर एंड मिसेस दिनशा पटेट इसको मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ का एक तरफा मामला ही समझ रहे थे, मगर अपनी बेटी की इस बाग़ियाना हरकत की वजह से बहुत शदीद गुस्से में आ गए। ये वही दिनशा पटेट हैं जो कभी भी महज़ब अंदाज को नहीं छोड़ते थे, अपनी शाइस्ता अंग्रेज़ी में हमेशा धीमे लहजे में सबसे बात करते थे, मगर अब उनका लहजा बदल चुका था। वो इतने ज़्यादा शदीद बरहम हो गए कि उनके भाई ने खुसरो पटेट ने उनको बड़ी मुश्किल से काबू किया था। उनको समझाया है कि सब लोग मौजूद हैं, मेहरबानी करके आप ज़रा अपने गुस्से को काबू में रखें। मगर सर दिनशा पटेट जो कि अंग्रेज़ी में ही गुफ्तगू करने के आदी थे, उन्होंने ठेठ गुजराती लहजे में अपने भाई को डांटते हुए कहा, क्या मैं अपनी बेटी को इस मुसलमान के हवाले कर दूं? अगले ही चंद दिनों में हस्बे आदत सर दिनशा पटेट ने अपनी हस्बे रिवायत, हस्बे आदत, हस्बे तवक्को अदालत के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना को घसीट लिया और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना मेरी कम उम्र बेटी को बहका रहे हैं और इनकी नज़र मेरी दौलत के ऊपर है। अदालत ने भी मोहम्मद अली जिन्ना को हुक्म दिया कि वो रतन बाई से ना मिले। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने डिफेंस में ये कहा कि अगर ये बात बहकाने की है तो जब तक रतन पटेट 18 साल की नहीं हो जाती मैं इनसे नहीं मिलूँगा। और मोहम्मद अली जिन्ना के इस जवाब को अदालत ने हुक्मनामे में तब्दील कर दिया। अदालत के इस हुक्मनामे के बाद सर दिनशा पटेट को भी सुकून आ गया कि चलो इस वक्त मेरी बेटी बहुत कम उम्र है, ना पुख्ता है, ना तजर्बेकार है, वक्त के साथ साथ ये मोहम्मद अली जिन्ना को अपने जहन से निकाल देगी। ये मामला वक्ती तौर पर ठंडा तो हो गया मगर ख़त्म नहीं हुआ। देखा जाए तो सर दिनशा पटेट और उनकी मिसेज ने यहाँ पर टाइम बार्गेन किया था 1 साल का, और वो उनका प्रोग्राम ही ये था कि वो रत्ती को हल्के हल्के मैनिपुलेट कर लेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता इस मामले को दबा जाएंगे, अपने फेवर में कर लेंगे। मगर आने वाले वक्तों में इसका नुकसान इन्हीं माँ बाप को उठाना पड़ा। वो क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली किस्त में। मौजूदा ज़माने में मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगाई गई हैं जिसमें आज हम जिंदा हैं। मैं इस ज़माने की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर एक तोहमत ये भी है कि वो सूअर का गोश्त शौक़ से खाते थे। जनाब, इसके ऊपर मेरी बाकायदा एक तहक़ीक़ है और इस चीज़ को लाजमी आप समझें कि ये तोहमत मोहम्मद अली जिन्ना पे क्यों लगाई जाती है, उनको कैरेक्टर असैसिनेट उनका क्यों किया जा रहा है और उनको हल्के हल्के पाकिस्तान की कौम के सामने से क्यों गायब किया जा रहा है। एक पूरी साइकोलॉजिकल गेम है। ये सूअर खाने के मामले के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसका थंबनेल आप ये देख रहे हैं, और इस वीडियो को आप लाजमी खुद भी देखें और अपनी नगली नस्लों को भी दिखाएं, क्योंकि ये सूअर खाने का मामला 1972 के बाद सामने आया है। उससे पहले ये बात कहीं थी ही नहीं, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। उनके साथ के जितने भी लोग थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, जो कि साथ रहे, हयात थे, उन्होंने किताबें लिखी, कहीं जिक्र नहीं। मगर ये 1972 के बाद अचानक कहाँ से आ गया, ये मामला क्यों उठाया गया, किसने उठाया, और वो कौन खबीस शख्सियत थी जिसने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कैरेक्टर को असैसिनेट किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना का उसकी शख्सियत के ऊपर बेइंतहा बड़ा एहसान था, बल्कि एहसानात थे, मगर उसने अपनी एहसान फरामोशी को निभाया। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपके तमाम दिमाग के दरीचे खुल जाएंगे। कॉन्सनट्रेट होकर ये वीडियो देखिएगा और उस पर थोड़ी सी गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। काइंडली पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग पाकिस्तान के लोगों की भरपूर मदद करें, ख़ास तौर पे अपने करीबी रिश्तेदारों की, जो कि सफ़ेद पोशी में बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ख्याल रखिएगा।
दोस्तों का भी, अपने घर वालों का भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।